क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या चुनौतियां हैं महत्वपूर्ण जो आती हैं या आ सकती हैं? विद्यार्थी को समझना होगा कि यूपीएससी चाहता क्या है। विगत जो पिछले वर्ष के आपके प्रश्न पत्र हैं उनको सामने रखें। मैं राय दूंगा कि 2011 से उठाइए। टाइम मैनेजमेंट की बड़ी समस्या रहती है विद्यार्थियों को। सबसे पहली बात, आप पूरी तरह से समन्वित तरीके से तैयारी कीजिए। विद्यार्थी को समझना होगा कि कौन से विषय का महत्व किस जगह पर कितना आने वाला है। कि ये विषय करंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा वेटेज है। कितना उस पर फोकस करना चाहिए, कितना स्टैटिक पे करना चाहिए, ये हमेशा संशय की स्थिति बन जाती है सर। इसका तो यही तरीका है कि आप मेंस के साथ पीटी को लेके चलिए। तथ्यों पर ही हम सिर्फ पूरी तरह से बेस्ड ना रहें, यहाँ पर कंसेप्ट के साथ तथ्यों को जोड़ते चलें। हेलो एवरीवन, विजन आईएएस की इस बातचीत की श्रृंखला में आज की हमारी बातचीत यूपीएससी प्रीलिम्स पर आधारित होगी, जिसमें कि हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रीलिम्स परीक्षा में आने वाली चुनौतियों का एक उपयुक्त समाधान खोजा जाए और उसके लिए क्या उपयुक्त सुझाव हम लोग अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ विजन आईएएस के एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम एफटीसीपी फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम, इसके बारे में भी हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में ये सहायक होगी। और इस बातचीत में हमारे साथ विजन आईएएस की सीनियर फैकल्टी श्री रवि अग्रही सर हैं। सर, आपका स्वागत है सर। सर, अब जबकि प्रीलिम्स परीक्षा लगभग 6 महीने के आसपास है और विद्यार्थियों का फोकस प्रीलिम्स पे जा चुका है, तो इस दौरान वो लोग सामान्यतः देखा जाता है कुछ चुनौतियों का भी सामना करते हैं और कुछ मुद्दे भी होते हैं कि जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो सर, हम अपनी बातचीत की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं कि क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या चुनौतियां हैं महत्वपूर्ण जो आती हैं या आ सकती हैं, और क्या उसके लिए आपके सुझाव हैं कुछ, इसके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं सर। सर, यूपीएससी अगर विद्यार्थी ने समझ लिया तब तो सिर्फ 1 साल का ही है। ये तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 साल से लगातार यूपीएससी दे रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा भी वो उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला विद्यार्थी को समझना होगा कि यूपीएससी चाहता क्या है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि अगर विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखता है तो उसे प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सिलेबस नहीं मिलता। उसमें सिर्फ और सिर्फ विषय के नाम लिखे गए। मैं सिर्फ पर्यावरण की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे विषयों की अगर बात करूँ, पर इस पूरे डिस्कशन में हम स्पेशली पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण विषय में इन्होंने पाठ्यक्रम नहीं दिया, और ये सिर्फ इसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं, ये सबके लिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो विषय की समझ है। अगर विद्यार्थी एक बार समझ ले कि यूपीएससी चाहता क्या है इस विषय से, तो उसके लिए ये परीक्षा उतना टफ नहीं होगा। अब कैसे समझा जाए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। विगत जो पिछले वर्ष के आपके प्रश्न पत्र हैं उनको सामने रखिए। विगत प्रश्न पत्रों में भी मैं राय दूंगा कि 2011 से उठाइए, क्योंकि जो यूपीएससी का नया पैटर्न है वो 2011 से प्रारंभ होता है। बिल्कुल 40 साल 30 साल के पेपर मार्केट से जाके लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया पैटर्न जो है वो 2011 से है। हम यहाँ पर पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा को फोकस कर रहे हैं। तो 2011 से उठाइए और 2024 तक यूपीएससी ने क्या किया उन प्रश्न पत्रों के हिसाब से आप समझिए एक्चुअली चाहता क्या है। अब उन सब्जेक्ट को जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मतलब उसमें आप अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाता है कुछ ऐसे कोर एरियाज़ हैं जहाँ पर यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर वो समझ हो जाती है तो विद्यार्थी के लिए इस परीक्षा में कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। और लेकिन उसके बाद फिर ये दिक्कत आती है कि उस जो भी सब्जेक्ट है, जो प्रिपरेशन हमें करना है, उसको किस तरीके से लेके चलना है। जैसे कि किसी भी पाठ्यक्रम में आप देखिए तो कॉन्सेप्ट पार्ट होते हैं, इसके अलावा उसके साथ समसामयिक की जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनको किस तरीके से समावेशित करना होगा। अगर विद्यार्थी एक बार समझ जाए तो उसके लिए परीक्षा कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी इस परीक्षा में कोई आउट ऑफ 100 में से 100 तो मेरिट जाती ही नहीं है। 50% अगर विद्यार्थी करता है हर बार सेफ होता है, चाहे मेरिट कितनी भी हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा सर, विषय की समझ, और विषय की समझ के लिए कि जो पीछे के प्रश्न पत्र हैं उनको समझना होगा। उसके ही अनुरूप आपको अपने पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करके और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। जी सर, मतलब कुल मिलाकर ये है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को समझ लेना है हमें, 100%। और उसके लिए पीआईक्यू और ट्रेंड को समझते हुए आगे बढ़ना है जी। लेकिन सर, सामान्य रूप से ऐसा देखा गया और जाहिर तौर पे आपके पास भी ये प्रश्न आते होंगे कि सर टाइम मैनेजमेंट की बड़ी समस्या रहती है विद्यार्थियों को।
कि क्या करें अभी के समय में, वो अपने ऑप्शनल पे फोकस करें, प्रीलिम्स पे फोकस करें, आंसर राइटिंग पे करें, काफ़ी उनके मन में ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, करंट पे करें या स्टैटिक पे करें। तो अभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर और टेस्ट सीरीज को लेकर ये सब जो समस्याएं हैं, इसके संदर्भ में सर क्या बताना चाहेंगे? सर जेन्युइन है और ये हर विद्यार्थी के साथ होने वाली समस्या है। रीज़न क्या है कि इस पूरे प्रिपरेशन में करीब 15-16 विषय हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिनका सिर्फ महत्व प्रारंभिक परीक्षा में है, कुछ है जिनका महत्व सिर्फ मुख्य परीक्षा में है, कुछ ऐसे हैं जो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों में है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी को समझना होगा कि कौन से विषय का महत्व किस जगह पर कितना आने वाला है, उसके अनुरूप उसे उस सब्जेक्ट में उतना महत्व देना होगा। दूसरी चीज़, इस महत्व को समझने के साथ साथ एक बात और है कि आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के महत्व को ना समझें, मुख्य परीक्षा को भी समझें। क्योंकि यूपीएससी का जो प्रश्न पत्र है, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा का भी देखते हैं, जब तक आपके पास विषय की समझ नहीं होगी, आप सिर्फ तथ्यों के दम पर जाकर यूपीएससी का प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। और दूसरी चीज़, यूपीएससी के प्रश्न पत्र में प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम तथ्यों को रट के जाएंगे तो ही उन तथ्यों को कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको विषय की समझ है तो आप खुद सोचकर सूझबूझकर ये निकाल लेंगे कि ऑप्शन सही है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है या सही है। सबसे पहली बात, आप पूरी तरह से समन्वित तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी में जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसी के बाद ही आप जाकर प्रीलिम्स के पेपर की एनालिसिस कर पाएंगे। और इंटरव्यू में भी कोई अलग से प्रिपरेशन होती नहीं है, जो आपकी जो समझ विकसित हो रही होती है उसी के बेसिस पर जाके आप तैयारी करते हैं, यानी तैयारी एकीकृत तरीके से करना है। अब क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का समय आ रहा है, तो अगर प्रारंभिक परीक्षा का समय आ रहा है तो विद्यार्थी को धीरे धीरे प्रारंभिक परीक्षा की तरफ अब मूव करना चाहिए, लेकिन तैयारी आपको समन्वित तरीके से करनी है। फाइन। अब जैसे मैं इस समय बोलूँगा, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट, ये ऐसे विषय हैं जहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका वेटेज है। तो आप अगर ऐसे सब्जेक्ट को उठा के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे 3 महीने बच जाते हैं, 4 महीने बच जाते हैं, तो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। वैकल्पिक विषय भी ये तो विद्यार्थी के ऊपर है, पर यह सजेशन होता है कि जैसे दिसंबर जनवरी तक अगर वैकल्पिक विषय पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो सुरक्षित रहे। मतलब अभी सब कुछ को साथ में लेके चलना है, सिलेबस को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड वे में, आपका कहना है सर। तो सर मैं यहाँ पे मेरा सवाल ये है, आपके विषय से, पर्यावरण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, ट्रेंड के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें, डायनेमिक नेचर का विषय बोला जाता है। तो इस विषय के बारे में सर थोड़ा बताएं, कैसा ट्रेंड रहा है, किस तरह के ट्रेंड में बदलाव देखे जा रहे हैं, या कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं और किन चीज़ों पे विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए सर? असल में 2011 से नया बदलाव हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में, उसके बाद अभी तक प्रीलिम्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सब पैटर्न 2011 से चल रहा है। दूसरी बात, पर्यावरण का महत्व ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो भारतीय वन सेवा की परीक्षा है उसको भी इसी के साथ करा रहे हैं, इसी प्रारंभिक परीक्षा के साथ उनको भी जाना होता है, इसलिए पर्यावरण आपको करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय वन सेवा के बच्चों के लिए है कि सिर्फ वही उसको, क्योंकि पेपर तो एक ही है, चाहे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जाएं या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जाएं, दोनों को एक ही पेपर देना है। तो इन्वायरमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, और लगभग 15% क्वेश्चंस आपके पर्यावरण से होते हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी अगर देखा जाए तो कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन या 50 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पर्यावरण से आते हैं जीएस पेपर 3 में। तो आप इसको अन्यथा नहीं ले सकते, इसमें आपको देना ही देना पड़ेगा। अब पर्यावरण में भी क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं करना होगा, इसके लिए मैंने फिर बोला कि पाठ्यक्रम है नहीं। सो आप 11 से 2024 तक के जो पेपर हैं उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिसको इस फास्ट ट्रैक कोर्स पे हम लोग कराने वाले हैं। कि सबसे पहले तो विषय की समझ है, जैसे कुछ ऐसे कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन बनाता है, जैसे पारिस्थितिक की बात कर लें, जैसे पर्यावरण की बात कर लें, जैसे जैव विविधता संरक्षण की बात कर लें। तो ये 3 वो कोर एरियाज़ हैं जहाँ पर ही क्वेश्चंस आते हैं। अब इन कोर एरियाज़ के अंदर अलग अलग डिवीजन्स हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस वाइज चलना पड़ेगा, उनके साथ जो क्वेश्चंस यूपीएससी ले रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी ग्रीन वॉशिंग पे प्रश्न को इन्होंने पूछा, पर्यावरण न्याय पे इन्होंने, जलवायु न्याय पे क्वेश्चन पूछा, क्लाइमेट जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा, तो इनको मॉडर्न ट्रेंड के साथ किस तरीके से समन्वित करके चलाना होगा, जोड़ के चलना होगा, वो विषय की समझ होनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इस विषय में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ भी पूछ सकता है, हर चीज़ों का एक तरीका है, और यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, जिसको कहीं ना कहीं आज के साथ जोड़ते वो भविष्य को जोड़ता है। तो इन चीज़ों को समझना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने बोला जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं, जैसे एक विद्यार्थी मेरे पास है, उसने बोला कि सर यूपीएससी अक्सर कुछ ऐसे जीवों के नाम दे देता है जो कहीं मिलता नहीं है, ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यही मैं कह रहा हूँ, अगर विद्यार्थी को समझो कि अगर IDWH स्कीम वो जाके देख लेता है,
ठीक है, जहाँ पे भारत सरकार 22-23 ऐसे जीवों के बारे में जिनको संरक्षित वो करता है, तो विद्यार्थी को ये समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन बात क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस नहीं लिखा है, यूपीएससी ने कोई रिसोर्स नहीं लिखा है क्या पढ़ना है, इसीलिए विद्यार्थियों को उन रिसोर्सों तक पहुँचने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कंसेप्ट में परमाकल्चर न्यूज़ में रहा, तो यूपीएससी ने उठा के परमाकल्चर दे दिया। जैसे अभी बोलो कार्बन फर्टिलाइजेशन है, अब जैसे विद्यार्थी समझता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सिर्फ दुनिया खत्म ही होती है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग का उसके अनदर कॉन्सेप्ट कार्बन उर्वरीकरण क्या होता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में जहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि आर्कटिक एरियाज में पेड़ पौधे होने लगे। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट, जैसे ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में दिया। समझना पड़ेगा सर किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से स्टैटिक से कैसे जुड़ेंगी, इनको जोड़ के करना पड़ेगा। जी सर, और आपने 2-3 टॉपिक को तो हाईलाइट किया सर, तो मैं यहाँ स्पेशली यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा सर कि कुछ ऐसे पोर्शन या आयाम या सेक्शन जो इस पर्यावरण विषय में हैं, उसको हाईलाइट करना चाहें तो सबसे पहले वो हाईलाइट कर दीजिए हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कि जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए, एक। और दूसरा जो एक सामान्य वही पहलू रहता है अभी तैयारी के लिए कि ये विषय करेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो विद्यार्थियों के मन में काफ़ी ये करेंट की तरफ जो है ना, मैगजीन की तरफ कितना उस पर फोकस करना चाहिए, कितना स्टैटिक पे करना चाहिए, ये हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है सर। थोड़ा सा इस पर भी बात। मैगजीन में तो सर PT65 के अलावा कोई ज़रूरत है नहीं जी सर, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा विद्यार्थी चाहे वो कहीं पढ़ता हो PT65 नहीं देखता होगा जी सर। और 2016 के बाद तो एक रिवोल्यूशन ही आया PT65 में, जो 2016 में उठाकर सीधे 50% 60% क्वेश्चन सीधे PT65 से ही दिए जा रहे हैं। सो कैसे पढ़ना है इसका तो यही तरीका है कि आप मेंस के साथ PT को लेके चलिए, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सीधा तथ्य नहीं है, जो मैंने अभी प्रारंभ में ही शुरुआत में कह दिया। यूपीएससी में अगर कोई तथ्य भी आता है, अगर आपको उसका कंसेप्ट समझ में आता है तो आप आसानी से उसके फंडामेंटल के बेसिस पे उसको समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एलिमिनेशन होता है, ये चीज़ हो नहीं सकती, ये चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि इससे जुड़ी नहीं है, ये चीज़ें विद्यार्थी को सिर्फ प्रश्न पत्र से सीखना पड़ेगा। अब कैसे चीज़ों को जोड़ना है, तो मैंने पहले बोला कि आप मेंस के साथ पीटी की तैयारी कीजिए। आप अगर सिर्फ पीटी एक्सक्लूसिव होकर अगर समझते हैं, जैसे हमारे जो अपना FTC जो कोर्स चल रहा है फास्ट ट्रैक वाले में, इसमें भी जो हम कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें यही है कि तथ्यों पर ही हम सिर्फ पूरी तरह से बेस्ड ना रहें, यहाँ पर कंसेप्ट के साथ तथ्यों को जोड़ते चलें। इवन सर आपने देखा होगा जब हमारा PT65 मैगजीन आता है, अगर कोई भी इशू हमारा करंट से जुड़ा है तो हम बिल्कुल उस इशू के साथ नीचे एक बॉक्स बनाते हैं और उस पर हम उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो क्लास में कराया जाता है, और अगर कोई चीज़ करंट्स में चल रही है उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर हमें प्रिपरेशन करना होता है, जिसका अच्छा खासा चीज़ जो प्रिपरेशन में आपको FTC में देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी FTC कोर्स में हैं, ओके, उनको ये समझ में आ जाएगा कि लिटरली जो चीज़ करंट अफेयर्स में रही है उसके स्टैटिक को जोड़ के कैसे इसको समन्वित तरीके से कराया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तथ्य के साथ साथ कंसेप्ट को समझना होगा, और सही बोलूँ तो पहले कंसेप्ट के साथ तथ्य को जोड़िए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तथ्य की कोई सीमा नहीं है। अगर आप 5 फैक्ट्स पढ़ के जाते हैं, यूपीएससी 6 दे देता है, 7 दे देता है, 8 दे देता है, लेकिन अगर एक कंसेप्ट क्लियर होता है, वो अगर अनंत भी फैक्ट दे देता है तो विद्यार्थी समझ जाते हैं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर सकता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला कि, और इसीलिए PT65 में हम बॉक्स में वही देते हैं। शायद अगर आज से किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको ध्यान देना चाहिए कि जो बॉक्स में जो चीज़ आती है वो जो कि करंट अफेयर्स में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसको जोड़ते ज़रूर हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी और उसके साथ एक एक करके चीज़ों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, इसका उदाहरण PT65 है सर। जी सर, बिल्कुल है। मतलब हॉलिस्टिक मैनर में वहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, उस तरह से आपको आगे बढ़ना है। 100%। जी सर। अब FTCP की बात इतनी हो गई है तो सर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम के बारे में एक सारगर्भित रूप में हमें सेक्शन वाइज जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है इस प्रोग्राम के, वो हमें एक बार बताएं सर। FTC सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हर वो विद्यार्थी ज्वाइन कर सकता है जो लिटरली फोकस्ड है और उसको यूपीएससी चाहिए किसी भी कीमत पे, और अगर वो पीछे भी किसी तरीके से कोई समस्या आई है पीछे की परीक्षाओं में, यूपीएससी का अगर दूसरा या तीसरा टाइम भेजा रहा है, उसके लिए भी ये बेस्ट कोर्स है। रीज़न क्या है, यहाँ पर हमने सिर्फ कोर्स को ही फोकस नहीं किया है कि हम यहाँ सिर्फ कोर्स आकर पढ़ा के चले जाएं। यहाँ पर हमने उसके मेंटरशिप के साथ उसको जोड़ा है, समय के साथ उसमें जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करें, ताकि ये जो 5-6 महीने का जो समय है इसको हम भरपूर तरीके से यूज़ कर सकें, और स्टूडेंट्स में जो भी विद्यार्थियों में जो करेक्शंस हो सकते हैं, सुधार हो सकते हैं, वो हर लेवल पे चलेंगे। जैसे कि कोर्स जैसे जिस दिन जैसे पर्यावरण मैंने कराया
तो पर्यावरण में जैसे एक पूरा एक स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे शुरुआत में स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने हर चैप्टर्स बनाए, चैप्टर्स के अंदर हमने सेक्शंस बनाए कि अगर पर्यावरण है तो पर्यावरण में हमें क्लाइमेट पैरामीटर्स है, अगर जलवायु मापदंड है तो उसमें क्या करना है, ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस पढ़नी है, ठीक है, हमें कार्बन टैक्स के बारे में बात करना है, हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बात करना है, हमें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करना है। तो ये जो सेक्शंस हैं जो हर दिन हम करा रहे हैं, इस एफटीसी के अंदर हम उसके उसी दिन पे उसी बेस पर सेक्शनलाइज टेस्ट पेपर भी करा रहे हैं। और जैसे जैसे हर दिन का टेस्ट कोर्स चलेगा उसके साथ इसमें सेक्शनलाइज टेस्ट मिलेंगे। लास्ट में जब पूरा सिलेबस खत्म होता है उसको इंटीग्रेटेड मैनर में कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है कि मेंटरशिप जो है वो 1-to-1 मेंटरशिप है। जो बच्चे अगर फिजिकली प्रेजेंस हैं दिल्ली में आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं, हमारे फ्री टाइम में हमारे साथ बैठ सकते हैं। मेंटरशिप हमेशा अवेलेबल है, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, लाइव चैटिंग में हम उनके साथ जुड़े होते हैं, उनके आंसर्स चलते हैं। तो ये बहुत कुछ है सर। इसमें ये कह सकते हैं कि हम हर लेवल पर बच्चों में सुधार की गुंजाइश है। जो अभी भी सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, जिन्हें दिक्कत आ रही है, उनके लिए है। फर्स्ट बार जो पहली बार जो बच्चा देने जा रहा है उसे करेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उसके एरर्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा है इसमें। और मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो रही है तो वो भी आपकी यहाँ कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपके जो करंट अफेयर्स हैं ना, जो PT 65 का एरिया, वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। स्टैटिक पार्ट को भी हम कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी लेवल पर विद्यार्थियों को दिक्कत आने वाली है। मतलब सर आपने कहा कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, सेल्फ असेसमेंट के लिए सेक्शनल टेस्ट, जो एरर विद्यार्थी कर रहा है, जो पता नहीं चल जो रहा, गलतियां उसकी हो रही आइडेंटिटी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके सुधार के लिए डेफिनेटली। उसके साथ साथ उसके पास मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी है। तो सारी वो भी हर विद्यार्थी के लिए अलग स्पेशली अलग सेपरेटली। अगर वो दिल्ली में फिजिकली अवेलेबल है तो साथ बैठ के करें, ओके। और अगर नहीं ऑप्शंस हैं तो ऑनलाइन सिस्टम पर है। मतलब हमारा एसोसिएशन उसके व्यापक रूप से उससे जुड़ा हुआ होगा, पूरी तरह से डेडिकेटेड है, सिर्फ क्लासरूम बेस्ड नहीं होगा। 100%। जी सर, इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं सर कि ये जो समय है क्रूशियल है, काफ़ी मन में काफ़ी कॉन्फिडेंस को लेकर, परीक्षा की सर्टेनिटी को लेकर कि हमारी सफलता क्या होगी नहीं होगी, इस पे भी बहुत सारे सवाल रहते हैं और वो हमारे कॉन्फिडेंस को, मोराल को प्रभावित करता है विद्यार्थियों के। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था सर। इसके संदर्भ में सर थोड़ा सा कुछ अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से हमारे एक्सपीरियंस को गाइड करने का सर थोड़ा सा बताएं सर। सर पिछले 2 डिकेड्स से मैं यूपीएससी क्लासेस ले रहा हूँ और मैंने एक चीज़ देखा है कि यूपीएससी में सिलेबस जो है वो इतना है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो और विद्यार्थी सोचता है कि मैं सब कुछ ही पढ़ूंगा। इवन कई ऐसे टॉपर्स हैं जो मुझसे सिलेक्शन के बाद जब मिलते हैं कहते हैं सर मेरा वो गवर्नेंस रह गया, पूरा ठीक नहीं कर पाया, मॉडर्न हिस्ट्री में वो वाला पार्ट में नहीं कर पाया, पर मैं आज कलेक्टर हूँ। तो वो ये चीज़ अनुभव भी बताते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसे करना है, पर विद्यार्थी इस जाल में फंस जाता है क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है प्रीलिम्स में। क्योंकि हम स्पेशली फिलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइन नहीं है, विषय के नाम लिखे गए हैं, तो विषय में कहाँ तक जाना चाहिए विद्यार्थी को ये समझने में दिक्कत होती है। और इसमें विद्यार्थी कुछ भी पढ़ा जा रहा है। अच्छा, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब्स पे रिसोर्सेज हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। सो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर विद्यार्थी को कि सेल्फ मोटिवेशन चाहिए और दूसरा सटीक जो सामग्री चाहिए। अगर सटीक सामग्री और सेल्फ मोटिवेशन है तो विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर जो अपनी चीज़ें यहाँ देने वाले हैं, जो अनुभव, जो मैंने बोला 20 साल के अनुभव जो हैं, इन चीज़ों को जो वहाँ पर हम देंगे ना, वो विद्यार्थी को खुद समझ में आएगा कि यहाँ पर सटीक सामग्री में क्या क्या चाहिए। फ्रस्ट्रेशन सर होता है, ये ऐसी तैयारी है कि जहाँ पर विद्यार्थी को एक समय ऐसा आता है उसे लगता है अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उस विषय को समझ कर किए हैं नहीं किए, उसकी तैयारी वहाँ तक किए हैं कि नहीं किए हैं। इसके लिए बेस्ट पार्ट होता है कि आप 2011 से क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो नया पैटर्न है, 2024 तक के पेपर को समझिए और उसके साथ जो हमारा विजन IAS का मैगजीन है, जहाँ पर करंट के साथ उसके स्टैटिक को जो है देखिए अपने सामग्री के साथ जो आपके नोट्स में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ आपको FTC में दिखेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस प्रिपरेशन में कई बार ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होगा, तो हमेशा जो पॉजिटिव वाइब्स के लोग होते हैं, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जिसको आप पे भरोसा है या जो आप पे भरोसा आप जिन पे करते हैं, आपको उनसे मिलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि सर आप उस प्रिपरेशन को कर रहे हैं जहाँ पर आपको खुद नहीं पता कहाँ तक ये प्रिपरेशन जा सकती है। तो सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव पीपल्स, पॉजिटिव वाइब्स और खुद को निगेटिव नहीं लाना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
सर अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो ध्यान रखे स्टूडेंट्स? सर मैं विद्यार्थियों को सिर्फ हमेशा ये बोलता हूँ कि या तो आप पाते हैं या तो फिर आप सीखते हैं। यूपीएससी में खोते तो कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपको बहुत कुछ देता है। यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको देश दुनिया की जानकारी पता चल जाती है, शायद आप किसी और प्रिपरेशन में नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, यहाँ पे विद्यार्थी एक चीज़ है जो सोचता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सोल्जर्स एक बेस्ट एग्जांपल होता है, जो मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूँ कि एक सैनिक की तरह जाओ, एक फाइटर की तरह जाओ। सैनिक को नहीं पता होता कि वो जंग में बचेगा या मर जाएगा, लेकिन उसका एम पूरा डिसाइड है कि वो जंग लड़ेगा ज़रूर। सो विद्यार्थी को बस यूपीएससी एक जंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जंग की ही तरह है, उसे लड़ना है। तो उसे ये नहीं सोचना है कि वो मरेगा बचेगा, लेकिन आप फाइटर्स की तरह जाएगा और भविष्य में इतिहास से अपना नाम कराएगा कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया, और अगर नहीं किया तो भी मैं फाइटर्स की तरह लड़ा। मैं उनकी तरह नहीं लड़ा कि मैं पहले ही भाग गया फील्ड में कि नहीं यूपीएससी नहीं कर सकता। तो एक कॉन्फिडेंस खुद पे रखना पड़ेगा। और वैसे भी जितने भी बच्चे मुझे आज सुन रहे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो मैं पहले ही सैल्यूट करता हूँ कि आपने उस परीक्षा के बारे में सोचा जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इसका मतलब आपने अपने आप को सामान्य विद्यार्थियों से खुद को अलग पाया है, और आप ये मानते हैं कि आप अलग हैं। तो अगर आप अलग हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी जस्ट लिमिट, अगर यहाँ निकलते हैं नहीं निकलते हैं तो आप कुछ करेंगे, लेकिन आप भविष्य में कुछ करेंगे ज़रूर, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपने इतना टफ एग्जामिनेशन सोचा है। तो मुझे लगता है कि मेरा कोई बच्चा यहाँ पर जो सुन रहा है वो किसी तरह से हतोत्साहित हो रहा होगा, वो प्रोत्साहित ही होगा, ठीक है, और वो बहुत ही उत्सुक है। बस ये ज़रूर है कि किसी को अपने भविष्य के बारे में पता नहीं होता, लेकिन भविष्य सबका उज्जवल है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद है, हमारा आशीर्वाद है, हमारी टीम, हमारे पीछे से सपोर्ट, जो विज़न की पूरी टीम है वो लगी हुई है। सो अंत में ही बोलूँगा कि मंजिल मिले या ना मिले गम नहीं, पर मंजिल की राह पे अपना कारवा तो है। तो बस कारवा को सोचेंगे सर, और बाकी बिल्कुल सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, फिर मैं बोलूँगा सेल्फ मोटिवेट करते रहिए खुद को, और इस एग्ज़ाम्स में इतना कुछ है पढ़ने को कि आप धीरे धीरे प्रेशराइज होंगे, लेकिन फिर भी आप ऊपर वाले से ही सोचेंगे कि डेस्टिनी है, चीज़ें, हम यहाँ आए हैं, हम दुनिया में इतने लोग क्यों मिलते हैं, बस 130-140 करोड़ आज भारत में है, लेकिन हम इतने लोग ही क्यों मिलते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ डिसाइड किया हमारे लिए, और वो हमें मिलेगा ज़रूर। अब वो क्या है वो आगे वाले भविष्य बताएगा। तो भविष्य तो उज्जवल है, मैं तो पॉजिटिव हूँ सर, ठीक है। बाकी विद्यार्थी को पॉजिटिव होना पड़ेगा इस प्रिपरेशन में। जी सर, काफ़ी विस्तार से और काफ़ी स्पष्ट तरीके से आपने स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स को समझाने का प्रयास किया है सर, और हम आशा करते हैं कि उनके सारे जो अभी और आगे के लिए भी जो इस तरह के डाउट्स हैं तैयारी के दौरान फेस किए जाने वाले, उनका प्रॉब्लम का एक समाधान मिल पाएगा इस बातचीत को देखकर सर। इसलिए धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर के शब्दों में, फाइटर्स स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ें और प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पास एक स्पष्ट रणनीति होना आवश्यक है। आपकी सफलता निश्चित है। इस तरह के और भी बातचीत को सुनने के लिए आप विजन आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जी धन्यवाद।